गुड इवनिंग दोस्तों, देव क्रिस्टल क्लियर एकेडमी में आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज मैं आपको संख्या पद्धति में जहां तक कल हुआ था उसके आगे आपको पढ़ाऊंगा। चैनल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने संख्या पद्धति में आपको एक ओवरव्यू दे दिया था। संख्याएं क्या क्या है, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं क्या है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं क्या है। आपको ये सब सारी चीजें हमने आपको बता दिया था। फिर इस पे आधारित एक आध दो प्रश्न करा दिए थे। सबसे पहले हमने विभाज्यता पर आधारित प्रश्न कराया था, फिर इकाई का अंक आधारित प्रश्न कराए थे। ठीक है, विभाज्यता पर आधारित प्रश्नों में हम एक बार फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं कि कैसे विभाज्यता पर आधारित प्रश्न कराए गए थे। ठीक है, इकाई के अंक पर आधारित कुछ प्रश्न कराए गए थे, उनमें भी हम एक आध प्रश्न आज फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं। विभाज्यता पर आधारित प्रश्न जैसे एक एग्जांपल के तौर पे फिर से हम आज करा दे रहे हैं। जैसे कोई सवाल है, मान लीजिए 5 8 3 4 स्टार 2। मान लीजिए अगर ये पूछा जाए कि अगर ये 3 से विभाज्य है, ठीक है, ये 3 से विभाज्य है तो इसमें स्टार की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, अगर ये 3 से विभाज्य है तो स्टार की जगह पे क्या आएगा। तो आपको 3 से विभाज्यता का नियम पता होगा कि अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो आपका जो है संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए हम अंकों का योग करते हैं इसमें। ठीक है, 5 में 8 जोड़ो, 8 5 13, 3 16, 4 20, 20 2 22। तो इसका मतलब है अगर इस स्टार की जगह पे 2 और आ जाता तो इसका मतलब 24 हो जाता और 24 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार की जगह पे हम क्या रख देंगे, 2। तो संख्या क्या बन जाएगी आपकी 5 8 3 4 2 2। ठीक है, क्या बन जाएगी 5 8 3 4 2 2। ठीक है, ये विभाज्यता पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, ऐसे ही और सारे प्रश्नों को करेंगे, चाहे 3 से विभाज्यता हो या 6 से विभाज्यता हो या 4 से विभाज्यता हो। ठीक है, सारे प्रश्नों को आपको विभाज्यता का नियम हमने कल पूरा बताया था। फिर से एक बार हम कहीं रिवाइज करा दें आपको। 3 से विभाज्यता का नियम है जब अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। 9 से विभाज्यता का नियम है जब अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तब आपका संख्या पूरी 3 से या 9 से विभाजित हो जाएगी। 6 से वह संख्या विभाजित होगी जो आपका 2 से भी कट जाती है और 3 से भी कट जाती है। 5 से वो संख्या विभाजित होगी जिसके अंत में 0 या 5 हो। 2 से वो संख्या विभाजित होगी जिसके अंत में 2 4 6 8 या 0 हो। ठीक है, आपका 11 से वो संख्या विभाजित होगी जिसके सम स्थानों और विषम स्थानों का योग 0 हो या फिर 11 से विभाजित होने वाला हो। ठीक है, आपको 8 से विभाजित होने वाला बताया था जिसके अंतिम 3 अंक, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए वो आपकी संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगी, या आखिरी के 3 अंक 0 हो वो भी कट जाएगी। 4 से विभाज्यता का नियम बताया था जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए वो आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो विभाज्यता के नियम में हमने विभाज्यता के आधारित बहुत सारे प्रश्न आपको बता दिए थे। ठीक है, विभाज्यता हमारी समझ से क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। आगे चलते हैं, इकाई का अंक। इकाई के अंक पे हमने कई सारे क्वेश्चन आपको बताए थे, फिर आज एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। विभाज्यता इकाई के अंक पर आधारित प्रश्न। गुणनफल वाला हमने बताया था कि चाहे जितनी बड़ी संख्या रहे, जैसे आपका कोई भी संख्या रहे 583 इंटू 5 94 इंटू 6 84, ठीक है, इंटू 290। मान लीजिए अगर इतनी बड़ी संख्या है और आपको तुरंत देखने पे पूछा गया कि इकाई का अंक क्या होगा। अगर आपको कहीं भी पूरे सवाल में अगर आपको कहीं भी 0 दिख जाए, कहीं भी 0 दिख जाए तो आप तुरंत समझ जाइए कि जो है इसमें कितना भी आप गुणा करा लोगे इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। ठीक है, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। कभी भी आपको कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, अगर गुणे में है और अगर कहीं पे भी 0 है इकाई के अंक पे तो उसका आपका इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। ऐसे सवालों को जब भी देखिए एसएससी वगैरह में, एसएससी में बैंक के एग्जाम में आपको ज्यादा टाइम नहीं रहता मैथ में। ठीक है, जब भी आप जाइए तो उसमें अगर आपको 6 से 7 सेकंड में आपको देख के ही आपको पता चल जाएगा कि अगर 0 है तो फटाक से आपका आंसर क्या होगा, 0। ठीक है, तुरंत आप टिक लगा दीजिए। ठीक है, उसमें कहीं कुछ सोचना नहीं। जैसे अगर यहाँ पे 0 ना होता, यहाँ पे आपको मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे 0 की बजाय अगर 5 होता तब भी आप देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, 5 और 4 को गुणा करोगे तो 5 और 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 में लास्ट में 0 आ जाएगा। तो जहां भी एक बार 0 आ गया तो आप फिर चाहे जितना गुणा कराओगे तब भी 0 ही आएगा।
ठीक है, तो ऐसे भी इकाई का अंक 0 आ जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि सारा आप बड़ा बड़ा गुणा करो तभी आप आंसर आए, ठीक है। आप शॉर्टेस्ट मेथड यूज करो, जितना शॉर्ट से शॉर्ट मेथड यूज करके आप सॉल्व कर लोगे उतने जल्दी आपका सवाल आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम अब इसके आगे आप पढ़ना चाहेंगे। आज घातांक पर आधारित इकाई का अंक निकालना सीखेंगे कि कैसे घातांक पर आधारित इकाई का अंक निकालते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 21 की घात 35, 21 की घात 35 में इकाई का अंक क्या होगा? 21 की घात 35 में इकाई का अंक क्या होगा? अब आप जान लीजिए कि जैसे ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में 1 रहे या 0 रहे या 6 रहे, तो इनके लास्ट में अगर इकाई का अंक 1 है या 0 है या 6 है, तो आप इनकी चाहे जितनी घात लगा लेंगे आपका इकाई का अंक सेम ही रहेगा, ठीक है। और अगर 5 है तब भी आपका इकाई का अंक सेम ही आता जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। 1, 0, 6 या 5 अगर आपका इकाई का अंक है तो आप इसकी चाहे जितनी घात लगाते जाएंगे इकाई का अंक वही आएगा। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, 1 की घात अगर आपका 5 कर रहे हैं तो देखिए गुणा करते हैं 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, चाहे जितनी बार आप गुणा करेंगे इकाई का अंक आपका एक ही आएगा। 0 में आप जानते हैं 0 को कितनी भी बार गुणा करोगे आपका एक ही आएगा, 0 ही आएगा। 6 की घात अगर 3 करेंगे तो देखो चाहे 3 करो चाहे 30 करो, 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 की घात 3 बराबर 6 छंग 36, 36 का 216 हो जाएगा। लास्ट में आपका 6 ही आना है, ठीक है। तो आप इन संख्याओं में कितनी भी आप घात लगाते जाओगे आपका जो है इकाई का अंक वही रहेगा जो है, ठीक है। तो इनमें इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। जैसे 21 की घात 35 में इकाई का अंक अगर पूछे तो फटाक से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 1 है अगर लास्ट में तो इकाई का अंक क्या होगा? 1 ही होगा, ठीक है। अगर 0 है इकाई का अंक किसी संख्या में और कितनी भी घात लगा लो आप, 35 है इसकी जगह 3505 भी हो, 35,055 भी हो, तब भी आपका इकाई का अंक एक ही होना है, ठीक है। कितनी भी बड़ी घात हो जाए लेकिन इसका इकाई का अंक एक ही होगा। अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, कितनी भी बड़ी संख्या है, कितनी भी बड़ी संख्या है अगर ये, तब भी आपका अगर और कितनी भी बड़ी घात है इकाई का अंक अगर 0 है तो इसका इकाई का अंक 0 ही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ इकाई का अंक 6 है, चाहे जितनी भी घात है इसका इकाई का अंक 6 ही आएगा। इकाई का अंक अगर यहाँ पे 5 है तो इकाई का अंक 5 ही आएगा, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए मिटा दें इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न करते हैं, कुछ और प्रश्न जिसमें इकाई के अंक चेंज होते हैं, ठीक है। इकाई का अंक जिसमें चेंज होता है। जैसे उदाहरण के लिए एक सवाल लगाते हैं, बता रहे हैं आपको। जैसे आपका पूछा जाए कि आपका 3 की घात 57 में इकाई का अंक कितना होगा? 3 की घात 57 में इकाई का अंक कितना होगा? देखिए ऐसे सवालों को, ऐसे छोटे छोटे सवाल तो नहीं पूछे जाएंगे, आपसे बड़े सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन हम छोटा सवाल इसलिए ले रहे हैं ताकि आप लोगों को एक बेसिक मेथड क्लियर हो जाए कि कैसे हम इकाई का अंक निकालेंगे घातांक वाले सवालों में, ठीक है। तो जब भी आपको बड़ी घातांक वाले सवालों को निकालना हो तो इसको जो बड़ी वाली घात, ये घात लगी रहे, इसको 4 से आप डिवाइड कर लो, 4 के टर्म में तोड़ लो। 4 के ही टर्म में क्यों? क्योंकि जब 4 बार आप किसी चीज का गुणा करा लोगे तो वो घात स्थिर हो जाएगी। कैसे? देखिए जैसे 3 की घात अगर हम 4 कर देंगे तो 3 की घात 4 का गुणा करोगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कर लोगे आप, तो 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, ठीक है। 9 और 9 का गुणा करोगे तो 81 आ जाएगा। यहाँ पे अब देखिए जब इकाई का अंक 1 आ गया तो हम जानते हैं कि इकाई का अंक जब 1 आ जाता है तो अब 1 का कितनी भी घात आप लगाते चले जाओगे तो आपकी घात चेंज नहीं होनी है। इसीलिए आपका हम 4 के टर्म में तोड़ देते हैं इसको, ठीक है। 1 आ जाए या 0 आ जाए या 5 आ जाए या 6 आ जाए तो हम यही तलाश करते हैं। तो 4 के टर्म में इसीलिए तोड़ा जाता है। अब 2 के टर्म में तोड़ोगे तो देखो अगर 2 ही बार तोड़ोगे आप तो आपका 9 आएगा। 9 आपकी स्थिर संख्या नहीं है क्योंकि 9 आपका बदलता रहेगा, ठीक है। स्थिर संख्या में क्या आएगा आपका? 1, 0, 5 और 6, यही बताया हमने आपको। तो अगर ये आपकी इकाई के अंक पे आ जाएंगे तो वो स्थिर घात हो जाएगी, ठीक है। 9 आपका स्थिर घात पे नहीं आएगा, इसलिए आपको हम 4 बार कम से कम ले जाते हैं, ठीक है। 3 बार में भी आप देखिए 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 घात अगर ले जाते तब भी आपका 27 हो जाता। 7 आपका स्थिर घात पे नहीं आता, ठीक है। तो स्थिर नहीं आता इसीलिए हम आपका 4 बार कम से कम ले जाते हैं, ठीक है। क्लियर है?
तो 4 बार क्यों ले जाते हैं? ताकि घात स्थिर हो जाए। तो आप 4 के टर्म में इसको तोड़ लेंगे। 3 की घात 57 है, तो 57 को तोड़ेंगे तो 3 की घात, इसको लिख सकते हैं 3 की घात 56 और गुणे में 3 की घात 1 लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं, गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं अगर आधार समान हो। तो इसको हम 3 की घात 56 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप 3 की घात 56 प्लस 1 ना लिख सकते हैं। इसका मतलब होगा 3 की घात 56 और गुणे में 3 घात 1, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। देखो अब 3 की घात अगर 56 को कहेंगे तो 3 की घात 56 को अगर 4 से हम भाग करेंगे तो आपका आराम से इकाई का अंक समझ सकते हैं कि हम इसमें 1 आ जाएगा, ठीक है। इसमें इकाई का अंक 1 आएगा। 3 की घात 56 में चूंकि 4 से डिविजिबल है इसलिए इकाई का अंक इसमें 1 आएगा और गुणे में यहाँ पे 3 की घात 1 है तो 3 आ जाएगा। तो इसमें इकाई का अंक कितना आएगा? इसमें इकाई का अंक 3 आएगा। क्या आएगा? इकाई का अंक 3 आएगा, ठीक है। क्लियर है? इतना क्लियर है ना? ठीक है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बड़ी संख्याओं का करते हैं। जैसे आपका जब मल्टीपल संख्याएं दी रहे तब उसमें कैसे निकालेंगे, ठीक है। मेथड यही रहेगा, सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम सवाल दे रहे हैं आपको 3 की घात 57 गुणे 4 की घात 65, 3 की घात 57 गुणे 4 की घात 65 गुणे में आपका 4 की घात 65 गुणे में आपका 125 की घात 35, 125 की घात 35 और गुणे में आपका 89 की घात 13, 89 की पावर 13। देखिए हमने बताया है आपको कि पहले आप 1, 0, 5 और 6 की तलाश करोगे आप कि देखिए कहीं पे गुणा करने पे आपको 1, 0, 5, 6 मिल सकता है। तो देखिए इसमें इस सवाल में 4 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है। 5 और 4 का गुणा कराओगे तो आपको 0 मिल सकता है ना, मिल सकता है। तो ऐसे सवालों में हम जान रहे हैं कि 5 और 4 का गुणा करा दोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा। तो ऐसे सवाल में आपको पूरा हल करने की, आपको यहाँ भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं कि 4 से डिवाइड करो फिर आपको घात निकालो फिर आपका इकाई का अंक निकालो, कोई जरूरत नहीं। 4 और 5 का यहाँ पे 4 इकाई का अंक यहाँ पे है और 5 इकाई का अंक यहाँ पे है, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, इकाई का अंक 0 आ जाएगा। घातें चाहे जितनी लेकी रहेंगी, अब आपका इकाई का अंक आपका क्या आएगा? 0, ठीक है। सिंपल सी बात है कि इकाई का अंक इसमें क्या आएगा? 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक सवाल और करते हैं। जैसे है 5 की घात 63 इंटू 5 की घात 63 इंटू 7 की घात 5 की घात 63 इंटू 7 की घात 85 इंटू 9 की घात 70, 7 की घात 85 इंटू 9 की घात 70 इंटू आपका 81 की घात 115, 81 की पावर 115। इसमें आपका इकाई का अंक क्या होगा? इसमें इकाई का अंक आपका क्या होगा? तो इसमें इकाई का अंक आप कैसे निकालोगे? आप कैसे निकालोगे? देखिए इसमें आप तलाश करिए। यहाँ पे आपका इकाई का अंक एक जगह पे 1 दिया गया है, ठीक है। इसमें इकाई का अंक 1 दिया गया है, यहाँ पे 9 दिया गया है, यहाँ पे 7 दिया गया है, यहाँ पे आपका 5 है। देखिए यहाँ तो आप चाहे जितनी घात लगा लोगे, यहाँ तो आपका 1 ही आना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। 9 में है आपका, 9 का देखिए 9 की घात 70 है, 9 की घात 70 में आप इकाई का अंक तलाश करोगे, ठीक है। कैसे? देखिए वही आप फंडा लगाना चाहो लगा लीजिए आप। 5 में आपका इकाई का अंक क्या आएगा? 5, चाहे जितनी घात लगाओ। हमने बताया है आपको 5 में आपका इकाई का अंक चेंज नहीं होगा, बताया है ना आपको। बोलो 7 में क्या होगा? 7 की घात अगर 4 कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 7 सता 49, फिर 7 सता 49 हो जाएगा। बोलो 4 बार अगर कर देंगे तो इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा कि नहीं? तो इसमें आपका 4 से भाग करेंगे, बोलो तो इसको हम लिख सकते हैं 7 की घात 84 और गुणे 7। बोलो तो यहाँ इकाई का अंक 1 आ जाएगा और यहाँ इकाई का अंक 7 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? बताइए। यहाँ पे 7 की घात 84 और गुणे 7 की घात 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो 5 पे चाहे जितनी घात लगाओगे आप 5 ही आएगा। यहाँ 7 की घात 84 है और गुणे 7 की घात 1 लिख सकते हैं इसको, तो इसमें इकाई का अंक 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 सता 49 करेंगे, 49 में इकाई का अंक 9,
7 7 49 करेंगे, इकाई का अंक 9, तो 9 गुणे 9, 9 9 81, 81 में इकाई का अंक 1। क्लियर है ना? तो यहाँ इकाई का अंक 1, यहाँ पे इकाई का अंक 7। अब 9 पे देखो 70 घात है, ठीक है, 70 घात है 9 पे, 9 पे आपकी 70 घात है, 9 पे 4 घात निकाल लो, 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, ठीक है, तो 9 9 81, ठीक है। अब 9 9 81, 9 9 81, ठीक है, इसमें भी आपका एक आ गया इकाई का अंक, ठीक है। जब इकाई का अंक 1 आ गया, चाहे जितनी आप घात लगाओगे कितना आएगा आपका 1। तो अब आप देखिए 5 गुणे 7 गुणे 1 गुणे 1, यही तो होगा आपका, बोलो, गुणा इतना ही है, इतना ही है, तो गुणे में आपका कितना आ जाएगा, 5 सते 35, तो यानी इकाई का अंक क्या आएगा बताइए, 5। इकाई का अंक क्या आएगा आपका 5, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इकाई का अंक क्या आएगा आपका, इकाई का अंक आएगा आपका 5, यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आप लगाते रहोगे, तो आपको बहुत आसानी से ये चीजें आ जाएगी, ठीक है। 5 जब देखो 5 है, इकाई का अंक तुरंत लिख दो 5, 1 है, इकाई का अंक तुरंत लिख दो 1, ठीक है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, 9 की केस में एक आपको और तरीका बताएं आपको। 9 की केस में जब भी आपकी समघात रहेंगी, जब भी आपकी समघात रहेंगी, हमेशा जान लीजिए उसमें आपका इकाई का अंक 1 आएगा, ठीक है, और जब भी आपकी विषम घात रहेंगी, इकाई का अंक हमेशा 9 आएगा, ठीक है। ये आपका एक फंडा, चाहे याद कर लीजिए और चाहे आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। जब भी आपकी समघातें रहेंगी, उसमें इकाई का अंक 1 आएगा, और जब भी आपकी विषम घातें रहेंगी, उसमें इकाई का अंक 9 आएगा, ठीक है, करके आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलो आगे सवाल करते हैं, ठीक है, आगे सवाल करते हैं। जैसे जोड़ या घटाव पर रहेगा, ऐसे सवालों में कोई सवाल जैसे जोड़ या घटाव का दे दिया जाता है, ठीक है, ऐसे सवाल में जैसे कोई जोड़ या घटाव का दे दिया जाता है, जैसे 258 की घात 100 है, 258 की घात 100 प्लस 547 की घात 84, 258 की घात 100 और प्लस 547 की घात 84। इस सवाल को कैसे करेंगे, जैसे 258 की घात 100 है, 258 की घात 100 और 547 की घात 84, ठीक है। तो देखो 58, देखो 8, इसमें इकाई का अंक निकाल लो, 8 की घात 100 है, ठीक है, और प्लस इसमें 7 की घात आपका 84। देखो 7 की घात 84, हमने बताया कि 7 में ये 4 से चूंकि डिविजिबल है, तो इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। देखो कैसे, 7 7 49 और 7 7 49, ठीक है, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, 9 9 81 आ जाएगा कि नहीं। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1। 8 की घात 100 है, 8 की घात 100 है, ये भी 100 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, तो 8 की घात देखो, 8 गुणे 8 से 4 बार गुणा कर लो 8 का, 8 9 64, 8 9 64, ठीक है, दोनों में 4 4 आ जाएगा, 4 4 16, इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 6 प्लस 1, इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 7। क्लियर है, क्लियर है ना, इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 7, इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। आगे अब देखते हैं, अब ये वाले सवाल क्लियर हो गए हमारी समझ से, इसमें प्लस वाला हो गया, ऐसे ही माइनस वाला रहेगा। अगर यहाँ पे ये चीज माइनस होती, यहाँ पे यही चीज अगर माइनस होती, तो यहाँ पे 6 में से 1 घटा देते, तो आपका इकाई का अंक क्या आ जाता, 5, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। इसी घातांक पर आधारित प्रश्न में घातांकीय भाग पर इसमें 2 नियम चलेंगे, इसमें 2 नियम चलेंगे, आपको हम चाहेंगे कि नोट कर लीजिए 2 नियम, ठीक है। कैसे 2 नियम है, जैसे अगर n सम हो, ठीक है, इसमें आपका नियम चलता है x⁴n-1, ठीक है, अगर n सम हो, अगर n सम या विषम हो, सम या विषम हो, ठीक है, सम या विषम हो, तो x⁴n-1 हमेशा, ये हमेशा जो है आपका, हमेशा x-1 से विभाज्य होगा, x-1 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। कैसे,
कैसे, जैसे उदाहरण के लिए हम कहें जैसे 68 है, 68 की घात 88 भागे आपका 67 कह दें, ठीक है। 68 की घात 88 भागे 67 में आपसे पूछा जाए कि में शेषफल क्या आएगा, में शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ठीक है। घातांकी भाग पर आधारित है और इसी में शेषफल इंक्लूड हो रहा है, शेषफल शुरू हो जाएगा यहीं से, ठीक है। घातांकी भाग पर आधारित रहेगा और शेषफल कितना आएगा यहीं से शुरू होता है, ठीक है। अब इसमें शेषफल कैसे निकालेंगे, यहाँ सूत्र का प्रयोग होगा, ठीक है। सूत्र का प्रयोग होगा x टू द पावर n माइनस 1 में, चाहे n आपका सम हो या विषम हो, आपका सम हो या विषम हो, x माइनस 1 से हमेशा विभाज्य होगा। अब इसमें देखिए x माइनस 1 आपका x टू द पावर n तो है, x टू द पावर n तो है, लेकिन माइनस 1 नहीं है, माइनस 1 नहीं है, ठीक है। माइनस 1 लाते हैं हम इसमें, कैसे लाएंगे, देखिए इसको लिखेंगे हम 68 टू द पावर 88 माइनस 1, अगर इसी में हम प्लस 1 भी कर दें तो अब देखिए ये इतना आपका इसके बाद जीरो होगा कि नहीं होगा, जीरो होगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अभी भी हमारी ये चीज यही है, ये चीज देखो, ये चीज जो आपकी थी वही चीज यहाँ पे भी है, ये चीज आपकी यही भी वही चीज यहाँ पे है कि नहीं है, बताइए कि प्लस 1 माइनस 1 का कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन अब देखिए थोड़ा सा हमारी कहानी सरल हो गई है, यहां से कहानी हमारी सरल हो गई है, क्या क्या, क्योंकि अगर हम इसको भाग देंगे तो हम अपने सूत्र पे आ जाएंगे, ठीक है। हम अपने सूत्र को याद कर लेंगे कि अब ये जो है आपका ये अगर इसको x मान लिया जाए तो ये x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, और ये आपका प्लस 1 और बटे में आपका ये आपका x माइनस 1 है, ठीक है। तो अब आप देखिए हमने कहा है x टू द पावर माइनस 1 आपका x माइनस 1 से हमेशा विभाज्य होगा जब आपका ये चाहे सम हो चाहे विषम, तो ये आपका यहाँ पे क्या है, सम है सम, ठीक है। तो ये आपका इससे ये आपका इससे ये आपका कट जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा बताइए, प्लस 1, यानी कि आपका शेषफल कितना होगा, शेषफल कितना होगा, शेषफल होगा आपका 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल आपका यूपीएससी में पूछे जाते हैं, पीसीएस में पूछे जाते हैं, ठीक है। एसएससी में भी आपके ऐसे सवाल पूछे जाते हैं ग्रेजुएट लेवल में, ठीक है। ज्यादातर ऐसे सवाल आपका ग्रेजुएट लेवल में पूछे जाएंगे, ठीक है। छोटे मोटे एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन हाई फाई एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपका पहला सूत्र है, एक सवाल इस पे और लगाते हैं तब आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका 18 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाई 17, जैसे है आपका एक सवाल और है, जैसे आपका 18 टू द पावर 17, हाँ 18 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाई 17। देखो इसमें आपका पहले वाले सवाल में इसके आपकी घात सम थी, इसमें आपकी विषम घात है, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पे x जो है, यहाँ पे x है, ये चीज आपकी x माइनस 1 है, ये चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपकी x है और यहाँ चीज x माइनस 1, नीचे वाला आपका x माइनस 1 है। तो आपका हमेशा दिमाग में आ जाना चाहिए कि x चाहे सम हो या विषम हो, x टू द पावर n चाहे सम हो या विषम हो, आपका x माइनस 1 से विभाज्य होना है, ठीक है। n माइनस 1 आपका विभाज्य होना है। तो 17 लाने के लिए क्या करेंगे बताइए, आपको बताइए क्या कर सकते हैं इसमें, बताइए इसमें आपका क्या करेंगे, वही फिर आप चाहो प्लस माइनस 1 कर लो, आपको उत्तर क्या आ जाएगा बताइए, प्लस माइनस 1 कर लो, माइनस 1 कर लो, माइनस 1 कर लो, प्लस 1 कर लो, ठीक है। तो आपका ये माइनस 1 की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, माइनस 1 की फॉर्म में आ जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। इसी सवाल को थोड़ा सा और बढ़ा दें, ठीक है, इसी सवाल को थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से एक सवाल और लगाते हैं, ठीक है। एक सवाल और लगाते हैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से, ठीक है। ये तो सरल सवाल है, थोड़ा सा टफ सवाल लगाते हैं, ठीक है। जैसे 45 टू द पावर 50, 45 टू द पावर 50, 45 टू द पावर 50 और आपका है माइनस 9 डिवाइडेड बाई आपका 45 टू द पावर 50 माइनस में आपका है 9 डिवाइडेड बाई 44,
अब आप इसमें क्या करेंगे, अब आप बताइए इसमें क्या करेंगे। तो देखो आपका x टू द पावर n है, x टू द पावर n है, ये आपका 45 है, ये आपका 44 है, यानी x माइनस 1 तो मिल रहा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस सवाल में क्या कर सकते हैं बताइए, आपको x माइनस 1 की फॉर्म में लाना है इसको, तो यहाँ पे माइनस 1 करोगे जब आप, तब आप बताइए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, बताइए आप कितना जोड़ दोगे कि इसकी वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, बताइए। तो जैसे है आपका, इसको क्या कर सकते हैं आपका 45 टू द पावर 50, ठीक है, आपका माइनस 1, ठीक है। अब आप इसमें कितना जोड़ दोगे कि आपकी वैल्यू आपकी माइनस 9 ही रहेगी, बताइए, बताइए कितना जोड़ देंगे, बोलो बोलो, -8, बोलो -8 कर देंगे अगर, बोलो अगर -8 कर देंगे तब आपकी जो है वैल्यू कितनी रहेगी, इतना ही रहेगी, बोलो, ठीक है। और डिवाइडेड बाई आपका 44 क्लियर रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है, 44, ठीक है ना, बोलो, ठीक है ना। तो अब इस सवाल में क्या करेंगे, शेष कितना आएगा, देखो अब अभी तक हम जब शेष निकालेंगे, अगर ये चीज प्लस में रहेगी, प्लस में रहेगी तभी आपका ये सीधा सीधा शेष बचेगा, लेकिन अगर माइनस में रहेगी तब आप कैसे शेष निकालोगे, माइनस में अगर आपका रहेगी तब आपका शेष कैसे निकालोगे, तब आपका शेष निकलेगा जब आपका ये आपका पहले ये इतना तो आपका पूरा पूरा घट जाएगा, ठीक है, इससे पूरा पूरा घट जाएगा, लेकिन आपका एक घात बची रहेगी, एक घात बची रहेगी, ठीक है, एक घात आपकी क्या होगी, बची रहेगी। शेष क्या होगा, शेष रहेगा आपका, जब आप शेष की बात करोगे तो इसमें शेष क्या निकलेगा, शेष बराबर हो जाएगा इसमें 44 माइनस 8, कितना हो जाएगा 44 माइनस 8, ठीक है, क्या होगा 44 माइनस 8 बराबर कितना बचेगा इसमें 36, कितना बचेगा 36, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस में आ रहा है, ठीक है, अगर यही चीज अभी यहाँ पे प्लस में होती तो सीधा सीधा यही शेष बच जाता, ठीक है ना। सवाल को समझिएगा, ठीक है, सूत्र पे आधारित है पूरी तरह से, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस में अगर आप इसको रखते तो आपका सीधा सीधा यही शेष बचता, अगर माइनस में है तो आपका नीचे वाला जो चीज रहेगी उससे आप इसको सीधा घटा लो, ठीक है, क्लियर है नहीं, ठीक है ना। नियर बाई में 36 बचेगा आपका शेष, ठीक है ना, कि अगर 36 और होता आपका तो आपका ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया होता, क्लियर है, बोलो, चलो ठीक है, मिटाए इसको, चलो अब हम एक सवाल लगाएंगे, और एक सवाल और लगाएंगे जो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा इससे, दूसरे सूत्र पे, ठीक है। यदि n विषम हो, केवल एक विषम वाला सूत्र रहेगा, यदि n विषम हो, यदि n विषम हो तो x प्लस 1 वाला, देखिए x टू द पावर n प्लस 1, x टू द पावर n प्लस 1 वाला देख लेते हैं, x टू द पावर n प्लस 1, यहाँ पे n अगर विषम हो तभी केवल ये आपका डिवाइड होगा, x टू द पावर n विषम हो, ठीक है, तब आपका ये आपका x प्लस 1 से डिविजिबल होगा, x प्लस 1 से डिविजिबल होगा, x प्लस 1 का मतलब क्या है, ऊपर की जो चीज रहेगी उससे नीचे वाली चीज ज्यादा रहेगी, ऊपर की जो चीज है उससे नीचे वाली चीज ज्यादा रहेगी। जैसे उदाहरण के लिए है आपका 43 टू द पावर 45, 43 टू द पावर 45, और प्लस में आपका है आपका 5 डिवाइडेड बाई 44। अब आप देखिए ऊपर 43 है, नीचे 44 है, यानी ये x है तो ये नीचे वाला x प्लस 1 है, कितना है x प्लस 1, ऊपर वाला अगर x है तो आपका नीचे वाला क्या है x प्लस 1। अब ऊपर में आपको एक भी ये भी चेक करना पड़ेगा कि ऊपर की घात कैसी है, ऊपर की घात सम है कि विषम है, विषम है, विषम है तो सूत्र कौन सा लगाना है हमको, ये x प्लस 1 वाला लगाना है जिसमें आपकी विषम होगा, ठीक है, n बराबर n आपका विषम होना चाहिए, तो आपका सूत्र ये वाला लगेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्लस 1 वाला लगाना है, तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, 43 टू द पावर 45 प्लस 1 और प्लस 4 कर लें क्या इसको, बताइए, इसकी तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी,
+1 +4 कर लेंगे तो +5 ही रहेगा ये, ठीक है, अपॉन में 44। अब आप देखिए ये x+1 के फॉर्म में आ गया कि नहीं, बोलो, x+1 की फॉर्म में आ गया, ठीक है। शेषफल कितना बचेगा आपका, सिंपल 4। शेषफल कितना बचेगा आपका, शेष बराबर कितना आएगा, 4। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये शेषफल पर आधारित प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। एक शेषफल पर आधारित एक तरह का और सवाल होता है, वो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। एक शेषफल पर आधारित और प्रश्न होता है, उसको हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है, ठीक है। चलिए इसके बाद बताते हैं एक शेषफल पर और बताते हैं सवाल। जैसे है आपका एक संख्या में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, एक और बता देते हैं आपको हम, ठीक है। शेषफल वाला एक सवाल और बताते हैं दूसरे तरीके वाला, ठीक है। जैसे कहते हैं एक संख्या में 69 से भाग देने पर, एक संख्या में 69 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर 45 शेष बचता है, 45 शेष बचता है, ठीक है, 45 शेष बचता है, ठीक है। अगर उसी संख्या को आपका 23 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा, ऐसे सवालों में आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको संख्या ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऐसे सवालों में आपको सिंपल मेथड में बता रहा हूं कि कोई जरूरत नहीं है आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की। इसमें जो पहला शेष है उसी को आप दूसरे वाली जो संख्या कह रहे हैं उससे आप भाग दे लीजिए। जैसे 45 पहला शेष बच रहा है तो उसको अगर उसी संख्या को 23 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा, तो 23 से भाग देने के लिए कह रहा है तो दूसरी संख्या से भाग दे लीजिए आप। 23 से अब भाग देख लीजिए, 23 से करना 23 आ जाएगा, कितना आएगा उत्तर 22 ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप 23 से भाग देंगे उस संख्या को तो उत्तर कितना बचेगा आपका 22। इसका उत्तर कितना आ जाएगा 22, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। एक सवाल और करते हैं, इस पे एक सवाल और करते हैं। जैसे कह रहे हैं किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। किसी संख्या को अगर 56 से भाग देते हैं तो 29 शेष बचता है, ठीक है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दें, 8 से अगर भाग देते हैं इसी संख्या को 8 से भाग दें तब क्या शेष बचेगा, 8 से भाग दें तब शेष क्या होगा, तो हमने बताया सिंपल तरीका, जो पहला शेष है उसको दूसरे वाली संख्या से भाग दे लो, 29 को आप 8 से भाग दे लो, जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो 8 3 24 हो जाएगा, बचेगा कितना 5, यानी कि 5 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो ये शेषफल पर आधारित प्रश्न हो जाएंगे। दो तरह के सवाल, ठीक है। पहला वाला आपका घातांक पर आधारित शेष और दूसरा आपका इस तरह पर आधारित शेषफल हो जाएगा, ठीक है। तो दो तरह का शेषफल पर आधारित प्रश्न हो जाएंगे। अब आप आते हैं हम सूत्र पर आधारित प्रश्न। आपका कुछ सूत्र आप लोगों ने पढ़े होंगे, आपको हम फिर से याद दिला देते हैं। जैसे a+b का होल स्क्वायर पढ़ा होगा आपने, a-b का होल स्क्वायर पढ़ा होगा आपने, ठीक है। a² - b² का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फिर a³ - b³ का फॉर्मूला पढ़ा होगा। इस तरह के फॉर्मूले पर सवाल जो है वो आपने पढ़े होंगे, तो कुछ सवाल उसमें से भी हम करा दे रहे हैं, आप उस पर भी आधारित प्रश्न कुछ कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आज हम इतना ही करेंगे, फिर विविध वाले प्रश्न जो है आपका कल कर देंगे, ठीक है। वो आपका खत्म हो जाएगा फिर पूरा संख्या पद्धति, ठीक है। फिर एक दिन आपका रिवाइज करा देंगे पूरी संख्या पद्धति, फिर रिवीजन में आपका पूरा कवर अप करा देंगे, एक आध पेपर करा देंगे, ठीक है। संख्या पद्धति पर आधारित कोई पेपर एसएससी का या किसी और एग्जाम का पेपर उठा लेंगे, संख्या पद्धति के जितने भी सारे सवाल हैं वो सारे सवाल करा देंगे, ठीक है। तो सूत्र पर आधारित एक आध दो प्रश्न कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए है आपका
उदाहरण के लिए है, बता रहे हैं आपको। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड दीजिएगा। 56 गुणे 256 जैसे है 256 गुणे 256 माइनस 144 और गुणे में 144। ठीक है, तो देखिए ये आपका दोनों समान है, ये आपका दोनों समान है, तो इसको आप a मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए। ठीक है, तो आप ये बन जाएगा a स्क्वायर और ये बन जाएगा b स्क्वायर। तो देखिए ये आपका सूत्र बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो आप कर लीजिए सवाल को, एक ब्रैकेट में a प्लस बी कर लीजिए 256 प्लस 144। ठीक है, एक ब्रैकेट में कर लीजिए और एक ब्रैकेट में कर लीजिए 256 और माइनस 144। ठीक है, 256 और 144 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए जरा, बोलो 400 और गुणे में 256 में 144 घटा दीजिए, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, और 112 और गुणे 4 कर लीजिए, 112 चौको 448 और डबल 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सूत्र पर आधारित जो सवाल रहेंगे डायरेक्ट आपके आ जाया करेंगे, सिंपल सवाल रहेंगे, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना रहेगा और आपके सवाल आ जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, एक सवाल और है, एक सवाल और है, हम बता रहे हैं आपको थोड़ा सा, ये घातांक पर आधारित प्रश्न है, घातांक पर आधारित प्रश्न है, सूत्र इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, चलिए मिटा दे रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहो तो आप रख सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहो तो आप रख सकते हो, पॉज करके वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए जहां पर इंपॉर्टेंट लगे आपको। ठीक है, एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करते हैं आपका, जैसे 4 टू द पावर a, 4 टू द पावर a इज इक्वल टू 5 कह रहे हैं, 5 टू द पावर b, 5 टू द पावर b इज इक्वल टू 6। ठीक है, 6 टू द पावर c इज इक्वल टू 7 और 7 टू द पावर d इज इक्वल टू 8, 7 टू द पावर d इज इक्वल टू 8 हो तो आपका बताना है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। ठीक है, देखिए हम आपको दो किताबों से पढ़ाते हैं। ठीक है, एक RS अग्रवाल है और एक SD यादव, दोनों किताबों को मिक्सअप करके पढ़ाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक कंपटीशन की किताब है हमारे पास। ठीक है, हम उससे भी मिलाकर पढ़ाते हैं, सवालों को हम कई सारी किताबों से लेते हैं ताकि आपको कंपटीशन का पैटर्न भी पता रहे और कंपटीशन की किताबों से आपको हेल्प मिलती रहे। ठीक है, आप कोई भी किताब लीजिए, हम ट्रिक वाली भी किताब से कहते हैं आप पढ़िए, लेकिन आप ट्रिक्स ज्यादा याद करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप ट्रिक याद करोगे उतना ज्यादा आप कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, एग्जाम में जाने पर आपको ट्रिक भूल जाती है। ठीक है, फिर आप वहां कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सी ट्रिक यहाँ पे लगेगी और कौन सी ट्रिक जो है आपको लगाना है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आप अपने कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेंगे तो अपने आप वहां पे दिमाग लगा लोगे। ठीक है, ट्रिक्स एग्जाम में हमेशा जान लीजिए कि आप भूल जाते हो। ठीक है, ट्रिक्स वहां लगाइए जहां पर कोई फॉर्मूला काम ना करे, वहां पे आप ट्रिक लगाइए। ठीक है, और एक दो ट्रिक रट्टा मारिए, सारी ट्रिक्स को रटने की कोशिश मत कीजिए, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आपका इस सवाल में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लास्ट से उठाएंगे। ठीक है, 8 को करेंगे 7 टू द पावर d। ठीक है, अब यहां से शुरू करेंगे, 8 को बराबर करेंगे 7 टू द पावर d के। ठीक है, 8 को करेंगे 8 इज इक्वल टू 7 टू द पावर d है। ठीक है, अब आप देखिए 7 किसके बराबर है, 6 टू द पावर c के, बोलो 6 टू द पावर c के, तो 7 को हम लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं 6 टू द पावर c, इसकी पावर d कर लेंगे। अब 6 क्या लिख सकते हैं बताइए जरा, बोलो 6 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर b, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, 5 टू द पावर b लिख सकते हैं इसको, 5 टू द पावर b। अब ये आपका cd हो जाएगा ना, 6 टू पावर cd, तो ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 5 टू द पावर bcd, हो जाएगा कि नहीं बताइए, हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपका 5 टू द पावर b इज इक्वल टू 6 है। ठीक है,
अब आपका देखो 5 किसके बराबर है, 4 टू द पावर a के, 4 टू द पावर a के बराबर है, 4 टू द पावर a लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, बी सी डी, अब आपका लिख देंगे 4 टू द पावर a b c और d बराबर आपका 8 के, कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, कर देंगे। अब आपका दोनों साइड बराबर करेंगे, कैसे, देखिए इसको 2 टू द पावर 3 लिख लेंगे, इसको 2 टू द पावर 2 लिख लेंगे, 4 को 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बराबर आपका 2 a b c और d, ठीक है, दोनों तरफ आधार बराबर है तो घातें भी बराबर होंगी, 3 इज इक्वल टू 2 a b c और d, तो a b c और d इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ABCD का मल्टीपल पूछा है तो ABCD का मल्टीपल कितना आ जाएगा, 3/2, यानी कि आपका 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर आपका, 3/2। कैसे लगाएंगे आपका, हम सिंपल बताएंगे कि लास्ट से उठाएंगे, 8 को उठा 8 इज इक्वल टू करेंगे 7 टू द पावर d, क्योंकि दिया है 7 की वैल्यू रखेंगे, 7 आपका 6 टू द पावर c के बराबर है, 6 टू द पावर c रख देंगे तो ये 6 टू द पावर cd हो जाएगा, ठीक है, 6 की बजाय 6 की पावर 6 का वैल्यू है आपका 5 टू द पावर b, तो 5 टू द पावर b रख देंगे तो 5 टू द पावर ये bcd बन जाएगा, ठीक है, 5 की वैल्यू है आपका 4a, तो 5 की जगह 4a रखेंगे तो 4a की पावर bcd हो जाएगा, तो गुणा करा देंगे 4 टू द पावर abcd हो जाएगा। 8 को आप तोड़ देंगे 2 की घात में, 2 की घात 3 बराबर 8 हो जाएगा, और 4 को तोड़ देंगे 2 की घात 2 में, तो 2 टू द पावर 2 abcd हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2 इंटू a b c और d, ठीक है, क्यों, क्योंकि आधार अगर बराबर है तो दोनों तरफ बराबर के घातें भी बराबर होती हैं, a b c d इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, क्यों, क्योंकि जो है आपका 2 इधर आएगा तो 3 के बटे में हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है, तो ये आपका सूत्र पर आधारित प्रश्न हो जाएंगे। अब आपका विविध रहेगा, विविध में आपका संख्याओं पर आधारित प्रश्न रहेगा, युगपत समीकरण पर आधारित प्रश्न है, प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न है, और एक आध दो टाइप के प्रश्न रहेंगे, उनको हम आपका कल करा देंगे, ठीक है, उस तब आपका खत्म हो जाएगा चैप्टर संख्या पद्धति। कुछ विविध प्रश्न करा देंगे कंपटीशन एग्जाम के, जैसे एसएससी के हैं, आपका पीसीएस के कुछ प्रश्न करा देंगे, ठीक है, जो एग्जाम्स में आए हैं वो सारे क्वेश्चंस करा देंगे, वीडियो भी ज्यादा लंबी नहीं होने पाएगी, आप लोग आराम से ताकि देख सकें, ठीक है, डाटा भी ज्यादा आपका यूज ना हो, इसलिए हम छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग जो है आसानी से देख सके उसको, और आपका टाइम भी ज्यादा कंज्यूम ना हो और डेटा भी ज्यादा कंज्यूम ना हो, ठीक है, कल तक के लिए आपको धन्यवाद, और आप लोग जो है ऐसे ही बने रहिए चैनल पे, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको थोड़ा सा एक होमवर्क भी देना चाहेंगे आप लोगों को, ताकि आप लोग आप कमेंट्स भी कीजिए और होमवर्क जो है आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये कुछ सवाल हैं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखिएगा और बताइएगा, जहां पे सवाल नहीं समझ में आएगा हम फिर इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में इसको आप रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है, कल तक के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल पे बने रहिए, आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, थैंक यू सो मच।